प्रॉपर एक फ़ोटो शूट किया गया था उनका। उसे दामियार के साथ एक कमरे में बुलाया गया। दामियार इतना तो समझ चुका था कि सबके बीच अपना किसी तरह का फ़ोटो शूट करवाने पर वो बिल्कुल ईज़ी महसूस नहीं करती और वो उसे इस तरह के कंफर्ट ज़ोन से बाहर भी नहीं लाना चाहता था। सो इस कमरे में होने वाला फ़ोटो शूट काफ़ी हद तक ईज़ा को पसंद नहीं आया, क्योंकि वो लोग बार बार कभी एक दूसरे को देखने को कहती तो कभी दामियार का हाथ उसके कंधे पर आ जाता और कभी अपना हाथ उसे उसके सीने पर रखना पड़ता। और इन सब के दरमियान जो चीज़ दामियार के चेहरे से नहीं जा रही थी वो उसकी मुस्कुराहट थी, जिसे देख देख कर उसे और गुस्सा आ रहा था। हो गया तुम्हारा ये बेहयाई का ड्रामा ख़त्म, तो क्या हम बाहर चलें? बाहर मेरी फैमिली मेरे लिए आई है। वो गुस्से से उसे देख कर बोली, ओके ओके ईज़ू, बस हम चल रहे हैं, ये थोड़ा सा काम रहता है यार। इन लोगों ने बहुत मिन्नतें की हैं अच्छे शूट के लिए, निकाह वाले दिन भी तुमने इनकार कर दिया तो मैंने इन्हें वापस भेज दिया। यकीन करो ये हमारे मुल्क के सबसे बड़े फोटोग्राफर हैं, आज तक इन्होंने कोई नाकाम प्रोजेक्ट नहीं किया। सो तुम अकेले यहाँ रहकर खूब सारी तस्वीरें बनवाओ, मैं जा रही हूँ बाहर। वो उससे कहती दरवाजे की तरफ बढ़ी, जबकि वो मुस्कुराकर सिर्फ कंधे उचकाते उसके पीछे निकल गया था। ये वलीमा कितनी देर में ख़त्म होगा? उसने वापस मुड़कर उससे पूछा। हो जाएगा ख़त्म तकरीबन 6 बजे तक। क्यों पूछ रही हो, खैरियत तो है ना? थक तो नहीं गई तुम? वो उसके कदमों के साथ कदम मिलाकर चलने लगा। नहीं, वो दरअसल मुझे मेरे रूम में जाना है, अपनी कुछ चीज़ें लेनी है, मेरा फ़ोन भी ऊपर कमरे में ही पड़ा हुआ है। उससे इसलिए पूछा, भैया कह रहे थे कि मुकलावे की रस्म के लिए मुझे वापस जाना होगा उनके साथ। वो जैसे उसे जवाब देती हर तरफ निगाहें घुमाती अपनी फैमिली को ढूंढ रही थी। कौन सी रस्म? बस हो गई सारी रस्में खत्म? रुखसती के बाद कौन सी रस्म होती है? और तुम क्यों जाओगी? शादी हो चुकी है ना तुम्हारी, रुखसती हो गई है, अब वापस क्यों जाओगी? वो हैरत से पूछने लगा था उससे। दामियार साहब, मुकलावा एक रस्म है जिसमें लड़की एक दिन के बाद वापस अपने मायके जाती है, लेकिन तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं ऐसी किसी रस्म को नहीं मानता। तुम्हारी खातिर मैंने बहुत सब्र कर लिया, अब बहुत हो गया, अब मज़ीद कोई रस्म नहीं होगी और तुम कहीं नहीं जा रही हो। वो अचानक ही अपनी टोन चेंज कर चुका था, जबकि वो हैरानगी से उसे देखने लगी। तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते दामियार शाह। इज़्ज़त, तुम कहीं नहीं जा रही हो और तुम इस बात को कवर करोगी कि तुम अपने घर वालों के सामने खुद इनकार करोगी। मैं तुम्हें कहीं नहीं भेज रहा हूँ। शाबाश, अपने घर वालों को बता दो कि कोई रस्म नहीं होगी। वो आहिस्ता से उसका गाल थपथपाता अपने मेहमानों में बिजी हो गया, जबकि वो हैरत से उसे देख रही थी। वो उस पर पाबंदी लगा रहा था। उसने गुस्से से उसे देखते एक दफ़ा फिर से नज़र दौड़ाई। जरान अपने कुछ जानने वालों के साथ खड़ा बातें कर रहा था, जबकि शनाया और इबादत एक तरफ खड़ी तस्वीरें बना रही थी। बाबा और चचा भी अपने बिजनेसमैन दोस्तों के साथ लगे थे। हर कोई बिजी था उस वक्त, सिर्फ दादी बारीक और जोरिशी थे। आहिस्ता आहिस्ता चलती वो उनके पास आकर बैठ गई। इज़ू, तुमने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली ना मुकलाबले के लिए? हम आज तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे और इंशाल्लाह जब दामियार भाई तुम्हें लेने आएंगे तो तुम उनके साथ वापस आ जाना। उसके आकर पास बैठने पर जोरिश ने बात शुरू की। सॉरी भाभी, इज़ू आप लोगों के साथ नहीं जा पाएगी। दरअसल कल एक दोस्त की तरफ से दावत निकल आई है और मेरा दोस्त 1-2 दिन में उम्रे के लिए सऊदीया जा रहा है, तो इससे पहले वो ये दावत करना चाहता है। उसने मुस्कुराकर इज़ा के साथ ही कुर्सी खींच ली थी। तो ये दावत वगैरह बाद में भी तो हो सकती है, जब वो उम्रे से वापस आएगा तब दावत कर लेना। फिक्र मत करो, तुम्हारी शादी तब तक पुरानी हरगिज़ नहीं होगी। बारिक ने काफ़ी सख्ती से कहा और उसके अंदाज में एक तल्खी सी थी। दामियार के लिए वो अपने लहजे में किसी तरह की कोई नरमी पैदा नहीं कर पा रहा था। तो रस्म भी तो बाद में हो सकती है, मेन रस्म तो निकाह और रुखसती थी, वो हो चुकी है। बाकी इन फजूल रस्मों को मैं मानता ही नहीं हूँ बारिक। मुझे नहीं लगता कि हमें इन फजूल रस्मों में वक्त बर्बाद करना चाहिए। मैं इज़ा को खुद 2-3 दिन के बाद घर छोड़ दूंगा। वो उसकी तरफ देखते बोला तो बारिक को गुस्सा आया। रस्में अदा करना पड़ती हैं दामियार, ये रस्में रिश्तों को मजबूत करती हैं। वो उसे घूरते हुए बोला, जबकि इज़ा और जोरिश दोनों को ऐसा महसूस हो रहा था कि मामला बढ़ने लगा। मैं नहीं मानता ऐसे रिश्तों को, और वैसे भी मेरा नहीं ख्याल कि मेरी बीवी मुझे छोड़कर इस तरह की किसी फजूल रस्म का हिस्सा बनना चाहेगी। वो जैसे नाक से मक्खी उड़ा गया। इज़ा ने हैरत से उसे देखा। वो क्यों नहीं करना चाहेगी ऐसी रस्म जिससे वो अपने घर वालों के पास जा सके? अच्छा, तो तुम्हें ये गलत फहमी भी है कि इज़ा खुद हमारे साथ नहीं जाना चाहती? वो जैसे उसके कहने पर मुस्कुराया था इस तरह। तुम इज़ा से ही पूछ। हाँ बस बात ही ख़त्म हो गई। चलो इज़ा, तुम अपनी तैयारी मुकम्मल करो मुकलावे की रस्म के लिए। जोहरिश फ़ौरन बोली, नहीं भाभी, वो मैं दामियार के साथ आऊँगी 2-3 दिनों के बाद। वो सर झुकाकर बोली तो बारिक ने बेहद गुस्से से उसे देखा। दामियार ने तुम्हें हमारे साथ आने से मना किया है? उसने काफ़ी गुस्से से पूछा तो दामियार के चेहरे पर दिलफरेब मुस्कुराहट आई। कम ऑन यार,
मैं कोई 90 के ज़माने का ज़ालिम जाबिर शोर नहीं हूँ जो अपनी बीवी पर फजूल की पाबंदियाँ लगाऊंगा, वो बोला था। जब केज़ा बिना कोई जवाब दिए आगे पीछे देखने लगी तो वो गुस्से से उठकर वहाँ से निकल गया। उसका इस तरह से चले जाना जोरिश और दादी दोनों को परेशान कर गया। जब केज़ा का तो दिल ही बैठ गया। अरे ये क्या बात हुई, इस तरह से क्यों उठकर चला गया ये? लगता है इसे मेरी कोई बात बुरी लग गई। सॉरी ईसू जान, मैंने तुम्हारे भाई से ऐसी कोई बात तो नहीं की जिससे वो इस तरह नाराज़ होकर चला जाए। वो ईज़ा की तरफ देखते बोला तो वो उसे गुस्से से घूर गई थी। नहीं, वो नाराज़ होकर नहीं गए दामियार भाई, शायद कोई अर्जेंट काम याद आ गया होगा। जोरिश ने बात को कवर करने की कोशिश की। हाँ, हो सकता है कोई ज़रूरी काम याद आ गया हो। दादी ने भी बीच में बोलकर बारिक को क्लियर करने की कोशिश की। हालांकि जब से दामियार का असल चेहरा उसके सामने आया था वो दामियार के कभी मुंह नहीं लगती थी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग, अब बहनोई से कौन नाराज़ हो सकता है भला? वो कंधे उचका कर बोला। वैसे वो आपके घर जो मेहमान आए हैं, आपकी फूफो, वो नहीं तशरीफ़ लाएं? खैरियत? वो कुछ याद करते हुए कहने लगा। उनकी तैयारी थी लेकिन आपका वेडिंग डिज़ाइनर शायद उन्हें इनवाइट करना भूल गया था। वो आखिरी वक्त तक आपकी तरफ से इनविटेशन का इंतज़ार करते रहे। वैसे तो निमरा भी तैयार थी सुबह हमारे साथ आने के लिए, लेकिन फिर आपकी तरफ से दावत नहीं मिली तो फिर फूफो ने मना कर दिया। उसने तफसील से बताया। अगर तैयार थी तो आ जाती। ये क्या बात हुई, दावतनामा इतना ज़रूरी होता है क्या? वो कुछ उलझ कर पूछने लगा। हमारे रिश्तेदारों में होता है दामियार। फूफो की नाक बहुत ऊंची है, छोड़े रहने दे। उसके साथ बैठी वो इस अंदाज में बोली कि दामियार के लब मुस्कुरा उठे। वहीं जोरिश अपनी हंसी छुपा गई। बेशरम, पुप्पो के बारे में ऐसी बात करते शर्म नहीं आती? दादी ने डपटा था। ओ आई एम रियली सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी कि मैं एक माँ के सामने उसकी बेटी की तारीफ करने लगी हूँ। सॉरी दादी, मैं नहीं कहती आपकी बेटी को कुछ भी। वो मुंह बनाकर बोली, जबकि वो अंदाज़ा लगा चुका था कि अपनी फूफो के साथ कोई अच्छा रिलेशनशिप उसका भी नहीं था। कोई बात नहीं, कुछ दिनों के बाद हम दावत रख लेंगे, सबको इन्वाइट कर लेंगे। वो जैसे मसले का हल निकाल चुका था। इज़ा कुछ नहीं बोली थी, जबकि जोरिश हल्का सा मुस्कुरा दी थी। ये चुड़ैल कब से जरान भैया के साथ साथ चल रही है? तुम कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही? कैसी बीवी हो तुम? उधर देखो अरूज को कैसे वो शहीर भैया के साथ साथ चल रही है, ताकि कोई भी उसके शोहर पर नजर न रख सके। तुम्हें तो अपने हैंडसम से शोहर की कोई परवाह ही नहीं। जाओ उस चुड़ैल को, ज़िबाइश को बताओ तुम कि जरान भैया की बीवी तुम हो और उनके साथ इस तरह बाहों में बाहें डालकर चलने का हक सिर्फ तुम रखती हो। बाहों में बाहें तो नहीं डाली हुई हैं, उसने वो हैरत से उसके कहने पर वो हैरत से पूछने लगी। हाँ, तो तुम इंतज़ार करोगी कि कब बाहों में बाहें डालकर वो चलें, फिर तुम एक्शन लोगी? शनाया कमर पर हाथ रखते बोली। नहीं, मैं तो सिर्फ क्लियर कर रही हूँ कि उन्होंने एक दूसरे की बाहों में बाहें नहीं डाली हुई। अरे यार, जाओ अपने शोर पर नज़र रखो। फजूल की बातों पर ध्यान है तुम्हारा, और जिस चीज़ पर ध्यान रखना चाहिए उसका होश ही नहीं। अरे यार, मैं तो चली जाऊंगी, तुम भी ज़रा अपने शोहर की तरफ ध्यान दो। वो लड़की कब से इंटरव्यू कर रही है तुम्हारे शोहर, मेरे ज़बर मामू का। हालांकि ज़बर मामू उसको जानते भी नहीं है। मुझे नहीं ध्यान देना उन पर, वैसे भी हमारी तलाक हो ही जाएगी ना। तुम अपनी लाइफ सेट करो, वो मज़े से कहती टेबल की तरफ गई, जबकि इबादत तो उसके अल्फाज सुनकर अजीब सा महसूस कर रही थी। इस लड़की के लिए तलाक एक मामूली सी बात थी, जिसे जैसे सिर्फ एक लफ्ज़ था उसके लिए। शायद वो इसका मतलब नहीं समझती थी। जरान, मेरी बात सुने। वो उसके पीछे आई, जबकि वो अपने किसी साथी वकील के साथ खड़ा बातें कर रहा था। उसके बुलाने पर वो मुड़कर उसके पास आया तो ज़िबाइश भी उसके साथ ही मुस्कुराते हुए उसके पास आई। जब से पार्टी शुरू हुई थी वो उसके साथ साथ ही चल रही थी। ज़िबाइश, मुझे कुछ पर्सनल बात करनी है, ज़रा प्लीज़, उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा। तो वो हल्का सा मुस्कुरा कर श्योर कहती वहाँ से चली गई। जी बेगम साहिबा, फरमाइए, क्या पर्सनल बात कहनी थी आपने मुझसे? वो मुस्कुराते हुए उसके करीब हुआ। अब याद आ अब याद आ गया आपको कि मैं आपकी बेगम साहिबा हूँ। वैसे तो उसकी बाहों में बाहें डालकर घूम रहे थे, मैं कब बाहों में बाहें डालकर घूम रहा था? वो खुद मेरे साथ साथ चल रही थी। वो हैरानगी से बोला। ओह अच्छा, फिर मुझे इंतज़ार करना चाहिए था। जब वो आपकी बाहों में बाहें डालकर चलती तब मुझे आपके पास आना चाहिए था, आपको इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि आपकी बेगम साहिबा मैं हूँ। वो नाराज़गी से बोली तो जरान मुस्कुरा दिया। मेरी जान, तुम खुद वहाँ आराम से बैठी हुई थी। अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही थी उसके और मेरे साथ चलने पर तो तुम आ जाती। वैसे मैं खुद भी उसके साथ कंफर्टेबल नहीं था, लेकिन मैं उसे कह भी नहीं सकता था, क्योंकि यहाँ के लोग हर चीज़ का अपनी तरफ से कोई ना कोई मतलब निकाल लेते हैं, और सब लोग जानते हैं कि वो मेरी अच्छी दोस्त है। आप मुझे उसके साथ नज़र ना आए, बस बात ख़त्म। वो गुस्से से कहती वहीं कुर्सी पर बैठ गई थी, जबकि वो भी मुस्कुराते हुए उसके पास ही बैठ गया। जो हुक्म मेरी जान। वो मुस्कुराकर उसका हाथ थामता अपने लबों से लगा चुका था, जबकि सबके सामने उसकी इस तरह की बेबाक हरकत पर वो अपना हाथ छुड़वाती दूसरी तरफ चेहरा फिर शर्मा दी। वैसे इस तरफ देखते हुए भी शर्मा सकती हो तुम, मुझे कोई मसला नहीं होगा। वो उसे मज़ीद तंग करने लगा, जबकि थोड़े फासले पर अपनी किसी जानने वाले के साथ खड़ी ज़िबाइश की निगाहें उन्हीं पर ही थीं।
ज़ेबी, मुझे तो ये खबर मिली थी कि तुम्हारा और ज़रान शाह का अफेयर चल रहा है। तुम बहुत जल्द एक बंधन में बंधने वाले हो, लेकिन ये सब क्या है? ज़रान किसी और से शादी कर चुका है। तुम्हारे साथ उसका 4-5 साल का अफेयर नहीं था भला? वो बहुत टॉक्सिक था, बहुत पाबंदियाँ लगाता था। मुझे यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत पहनो, वो मत करो। सो मैंने छोड़ दिया उसे। खैर, उसे उसके टाइप की मिल चुकी है, जैसी लड़की वो चाहता था वैसी मिल चुकी है। वो एक अंदाज से कहती अपने सामने खड़े आदमी को देख रही थी, जो काफ़ी दिलचस्प निगाहों से उसे देख रहा था। ज़रान शाह काफ़ी ओल्ड फैशन टाइप बंदा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं किसी पर पाबंदियाँ नहीं लगाता। उसने मुस्कुरा कर कहा तो ज़िबाइश ने एक अंदाज से अपने बाल पीछे की तरफ झटके। और मुझे भी ऐसे इंसान की तलाश है जो फजूल की पाबंदियाँ ना लगाए और मेरे जज्बात को समझे, मेरी खूबसूरती को सराहे। मैं कोई दब्बू टाइप लड़की नहीं हूँ जो खुद को छुपा कर रखूँगी। उसने इबादत की तरफ एक नज़र देखा, जो पर्पल कलर के खूबसूरत फ्रॉक में पर्पल कलर के स्कार्फ से अपने सर को कवर किए हुए थी। मुझे भी इस टाइप की लड़कियां पसंद नहीं हैं। उसने इबादत को नापसंदीदा निगाह से देखकर चेहरा वापस उसकी तरफ मोड़ लिया। वैसे कल शाम क्या कर रही हैं आप? उसने एक दफ़ा फिर से बात का आगाज़ किया। कुछ खास नहीं कर रही, वो मुस्कुरा कर बोली। तो फिर कुछ खास कर लेते हैं ना। मेरा मतलब है कल की शाम आप मेरे साथ कॉफ़ी पर क्यों नहीं चलती? आखिर वो अपने मतलब पर आ ही गया, जबकि ज़िबाइश एक अदा से मुस्कुराई। अब ज़रान को हासिल करना शायद उसके बस से बाहर था। इबादत उसकी नेचर को समझ चुकी थी। ज़रान भी उसे काफ़ी बेहतर तरीके से जानता था। अब शायद ज़रान के साथ वो कभी भी खुद को बेहतर साबित नहीं कर सकती थी, सो वो मूव ऑन कर रही थी। बारिक शाम तक वापस नहीं आया था। जोरिश ने उसे बार बार फ़ोन किया, लेकिन दूसरी तरफ से उसे कोई भी ठीक जवाब नहीं मिला। बाबा को उसकी यह हरकत पसंद नहीं आई थी। बहन का मामला था, उसे थोड़ा सा तो अक्ल से काम लेना चाहिए था। उन्हें सिर्फ अपनी रस्मों रिवाजों का ख्याल नहीं रखना था, बल्कि उसकी भी मजबूरी को समझना था। ठीक है, अगर दामियार उसे नहीं भेजना चाहता था तो भी वो 2-3 दिन के बाद खुद उसके साथ आने की बात कर तो रहा था ना। शाम को वो लोग सब वापस जाने की तैयारी करने लगे तो उन्हें इज़ा उदास लगने लगी। सारा दिन वो खुश रही थी उन लोगों के साथ, और अब उसके चेहरे की उदासी देखकर किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। मेरा बच्चा, दामियार ने कहा तो है 2-3 दिन के बाद तुम्हें लेकर आएगा, तो उदास नहीं होते। चलो अब रिलैक्स हो जाओ, मुस्कुराओ, ताकि हमें तुम्हें खुशी खुशी यहाँ छोड़कर जा सकें। बाबा उसे अपने सीने से लगाते हुए बोले, जबकि वो खुद भी कंपोज कर रही थी खुद को। उनके सीने से लगी अपनी उदासी को कम करने लगी। ठीक है बाबा, तो फिर 2 दिन के बाद मुलाकात होगी। अब मैं दामियार के साथ ही आऊँगी। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वो बारी बारी सबसे मिल रही थी जब दामियार वहीं आ गया। सॉरी, बहुत सारे मेहमानों की वजह से मैं आप लोगों को वक्त नहीं दे सका। होप सो आपने माइंड नहीं किया होगा, वो उन सबसे मिलते हुए कह रहा था। नहीं बेटा, हम समझ सकते हैं। हमारी ईज़ा का ख्याल रखना। हम 2 दिन के बाद तुम लोगों का इंतज़ार करेंगे। ईज़ा को लेकर लाजमी आना। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा तो उसने सिर्फ हाँ में सर हिला दिया। बारिक चला गया। वो वापस नहीं आया क्या? सबके बीच में बारिक को ना पाकर उसने पूछा। बेटा, उसे अर्जेंट काम निकल आया था, लेकिन इट्स ओके अंकल, मैं समझ सकता हूँ। उसे मेरी बात बुरी लगी होगी कि मैं ईज़ा को उसके साथ नहीं भेजा, लेकिन अब उसे भी समझना होगा कि ईज़ा अब शादीशुदा है। उसकी कुछ जिम्मेदारियाँ। अब उसे मायका नहीं ससुराल संभालना। अपने भाइयों को खुश नहीं करना, बल्कि अपने शोहर की जिम्मेदारी उठानी है। खैर, बारिक भी वक्त के साथ साथ समझ जाएगा। वो बोला तो ज़रान के साथ साथ उसकी ये बात ज़बर और शहीर को भी बुरी लगी। आपके साथ उसकी शादी हो चुकी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने सब घर वालों को भूल जाए। शहीर ने बीच में बोलना ज़रूरी समझा। भूलने को कौन कह रहा है? कोई नहीं कह रहा है शहीर, लेकिन हर लड़की की शादी के बाद कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, और ये बात लड़की के साथ साथ उसके घर वालों को भी समझनी चाहिए। उसने फ़ौरन जवाब दिया, दामियार, आप बिना ज़रा सी बात का पहाड़ बना रहे हैं। ठीक है, मैं समझ गई, आपकी तरफ से मेरी बहुत जिम्मेदारियाँ निकलती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप ही की होकर रह जाऊं। मेरे 4 भाई हैं जो मेरे लिए बहुत अहम है, और मैं अपने भाइयों को आपके लिए हरगिज़ नाराज़ नहीं करूंगी। इसलिए आपको कल ही मुझे घर लेकर जाना होगा। वो ज़िद्दी लहजे में बोली, जो हुक्म मेरी जान। उसने मुस्कुराते हुए सर को खम देकर कहा, जबकि उसके इस अंदाज पर सभी लोग मुस्कुराए थे।